हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है मेन, हाउ टू स्टार्ट क्लास 11, यानी कि कैसे स्टार्ट करें अपनी क्लास 11 को। सभी बच्चों को पता है क्लास 11 ऑब्वियसली है भाई, सच्चाई है कि हार्ड है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, ये हार्ड है तो हार्ड है। तो क्लास 11 हार्ड है, इसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन किसी हार्ड चीज़ को इजी तो बनाया जा सकता है। उससे इजी कैसे बनाएं, इसके लिए भी क्वेश्चन रहता है। तो फिर बहुत सिंपल है कि आप लोगों के लिए मैंने एक रोड मैप तैयार किया है, कुछ चीज़ें तैयार की हैं कि इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो फिर आपको क्लास 11 बहुत हार्ड नहीं, बहुत ईजी लगेगी। तो इसी चीज़ को मैं आज के लिए बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम लोग रोड मैप देखेंगे, क्लास 11 का रोड मैप। फिर वो कोई भी स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो या फिर आर्ट का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी A to Z कोई भी स्टूडेंट है, सभी के लिए एक ही बात फॉलो करी जाती है, ठीक है। तो फिर आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कौन से स्ट्रीम है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्लास 11 की। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि भाई टाइम मैनेज नहीं होता है, स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी जाना होता है, सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। कि कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में फोकस करते हैं, कोचिंग में फोकस करते हैं और सेल्फ स्टडी पे नहीं करते हैं। तो ऐसा करने से आपके जो मार्क्स होते हैं वो गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो फिर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको स्कूल में फोकस करो और कोचिंग में करो और सेल्फ स्टडी पे ना करो। ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। आपको क्या करना है, अब भाई 3 चीज़ हैं आपके पास, स्कूल है, कोचिंग है, सेल्फ स्टडी है। तीनों को, एक को तो गोली मारनी होगी कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपके पास ना एनर्जी जो होती है वो लिमिटेड ही एनर्जी है। अब आपके पास 2 चम्मच ही चीनी है, या तो आप एक चम्मच आप सुबह खा लो, 1 चम्मच शाम को, दोपहर को ना खाओ, या फिर आप दोपहर को 1 चम्मच खा लो और शाम को खा लो, सुबह मत खाओ। तो इस टाइप में एक जगह तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो इसलिए ऐसा करिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा तो ध्यान से देखिए कि आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा समझ में आता है, जैसे स्कूल और कोचिंग में चॉइस रहती है कि भाई कोचिंग में ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है तो आप लोग कोचिंग में समझते हैं, बहुत एनर्जी, बहुत ही ध्यान से एक्टिव रहते हैं। और स्कूल में समझ में आता है तो आप लोग स्कूल में एक्टिव रहते हैं। बट सबसे ज़्यादा अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ तो आप लोग स्कूल में एक्टिव रहिए, क्योंकि जो सुबह का जो आपका माइंड होता है वो इतना फ्रेश होता है, कुछ भी आप पढ़ते हैं तो सब कुछ दिमाग में स्टोर हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको सुबह एक्टिव रहता है आपका माइंड, तो आपको सुबह ध्यान से अपना पढ़ाई करनी है। और कुछ बच्चे होते हैं जो कोचिंग वाले होते हैं तो कोचिंग भी उनके लिए रहती है, और कुछ बच्चे होते हैं जो विदाउट कोचिंग होते हैं, जैसे कि मेरी तरह विदाउट कोचिंग वाले बच्चे। विदाउट कोचिंग वाले बच्चों के लिए तो कोई भी टेंशन नहीं होती, उनको स्कूल जाना होता है, बाकी जो भी समय बचा है अपना सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लिया, तो उनको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। बट जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि ऐसे इस सब्जेक्ट की कोचिंग रखिएगा जो आपको बहुत टफ लगते हैं। अननेसेसरी बहुत सारे सब्जेक्ट की कोचिंग रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग केवल उतने सब्जेक्ट की कोचिंग रखिएगा जितने सब्जेक्ट की आपको एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है। मैं कह रही हूँ नीड है आपके लिए, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है और हिंदी है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश की तो बिल्कुल भी कोचिंग नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको आप वैसे भी कवर कर ही लोगे। अब रही बात मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें से जो आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको जो टफ लगता हो, बस उसकी कोचिंग रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप 3-3 घंटे की कोचिंग पढ़ रहे हो किसी एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट, बस उससे ज़्यादा सब्जेक्ट मत रखिएगा कोचिंग, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा बाहर और सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाएगा इस तरह से। तो मेरा मानना है कि केवल उतनी ही कोचिंग, अगर आप कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी केवल उतने सब्जेक्ट की रखिए जितना आपको एक्चुअल में हार्ड लगते हैं। ऐसा नहीं कि शौक में लगवा ली कोचिंग, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोचिंग लगवाना भी एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क होता है। आपको क्लास 11 भी इसी साल है, आपको ये रिस्क भी इसी साल उठाना है। और अगर एक बार ये रिस्क उठाया और क्या पता आप टाइम मैनेजमेंट करने के चक्कर में केवल कोचिंग ही पढ़ते रह गए, सेल्फ स्टडी तो आपसे पूरे साल हुई नहीं, तो क्लास 11 का साल एक तरह से बर्बाद ही हो जाएगा। भले आपने चाहे जितना कोचिंग में पढ़ा हो, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करी तो सब कुछ बेकार है।
क्योंकि आपने माइंड में अपना स्टोर ही नहीं किया तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, और क्लास 12th में आपको जाकर भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, बहुत ही सोच समझ के कि किस तरह से कोचिंग ज्वाइन करनी है। कई बार क्वेश्चन रहता है ना, कोचिंग ज्वाइन करूँ या ना करूँ, तो भाई ज्वाइन, अगर आप मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बचपन से कोचिंग पढ़ रहे होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो बच्चे बचपन से पढ़ रहे होते हैं कोचिंग, तो उनको एक तरह से हैबिट भी बन जाती है, और उनको एक तरह से उनको लगता है ना कि हम कोचिंग के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा मत करिए, अपने आप को समझाइए। आप हर बच्चा कोचिंग के बिना भी पढ़ सकता है, फिर वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आप लोग पढ़ सकते हो बिना कोचिंग के भी। इसके लिए बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोग कर सकते हो बिना कोचिंग के भी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं कोचिंग के बिना बिल्कुल डर लग रहा है कि होएगा नहीं अपन से, तो फिर सबसे सिंपल है कि आप लोग केवल उन्हीं सब्जेक्ट की कोचिंग लगवाइए जो आपको एक्चुअल में बहुत हार्ड लगते हैं। ऐसा मत करिएगा कि सभी सब्जेक्ट की कोचिंग लगवा ली और आप सेल्फ स्टडी पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। केवल उन सब्जेक्ट की कोचिंग लगवाइएगा जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। ठीक है, कोचिंग वाले बच्चों के लिए मेरा यही एडवाइस है, आप लोग इस एडवाइस को फॉलो करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और जो कोचिंग वाले नहीं बच्चे हैं, तो उन बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगी स्कूल पे बहुत फोकस करिए, क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है, हाँ, और कोचिंग वाले बच्चों को भी मैं कह रही हूँ, दोनों ही बच्चों को कह रही हूँ कि स्कूल पे तो फोकस करना ही करना है, क्योंकि जो सुबह की एनर्जी होती है उसे वेस्ट मत करिएगा और उसे फोकस करिए। अगर स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पढ़ाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप लोग खुद से रोज़ के टारगेट सेट करिए कि कल रात जैसे टारगेट सेट कर लिया कि कल सुबह मुझे स्कूल जाकर के ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करके ही आना है। ऐसा नहीं आ जाना है कि आधा चैप्टर कंप्लीट किए बिना आए। कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना, अपना एक गोल सेट करिए और उसे पूरा करके आइए। ठीक है, तो सुबह जो स्कूल का टाइमिंग है बहुत ही, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास फ्री फंड का ये टाइम है, ऐसा तो है नहीं है। कितने सारे काम को छोड़ कर कि आप लोग स्कूल आते हो और सुबह तैयार होते हो, सुबह जल्दी से उठते हो, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो स्कूल आने के लिए। स्कूल आते हो तो कुछ तो स्कूल से लेकर जाओ ना भाई, स्कूल वालों को फीस देते हो तो कुछ तो उससे बेनिफिट होना चाहिए। या तो अगर आपके टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप उनसे पढ़िए, और अगर जैसे कुछ टीचर होते नहीं भाई अच्छा नहीं पढ़ा रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैथ के सम्स लेके बैठ गए, फिजिक्स के लेके बैठ गए और सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा तो टीचर से पूछ लिया, ये बहुत बढ़िया रहता है। अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप बंद करिए और क्लास 11 के लिए सीरियस हो जाइए। ठीक है, सुबह सुबह का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है ये वाला टाइम। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम आ जाता है, कोचिंग में वेस्ट हो जाता है। जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते तो कहीं जो सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो लोग सोने में गुजार देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, सोइएगा मत, क्योंकि क्लास 11 बार बार नहीं आएगी, एक बार आएगी और एक ही बार चली जाएगी। इसलिए सेल्फ स्टडी करिएगा। दोपहर का भी टाइम बहुत बढ़िया होता है, आप लोग इसमें इतना सारा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रात आ जाती है, रात को तो वैसे भी खाने पीने में और पापा लोग आ जाते हैं तो बातचीत करने में, दिन भर की कुछ डिस्कशन करने में चला जाता है, और बिल्कुल भी फिर रात को थोड़ा बहुत समय मिलता है फिर फोकस करते हैं, तो इसी तरह का टाइम हो जाता है। ठीक है, तो मेरा मानना है आप लोग अगर कोचिंग वाले हो तो उन्हीं सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ेगा जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा टफ महसूस करते हो, और जो कोचिंग वाले नहीं बचे तो वो लोग दोपहर में मत सोइएगा। उन्हें सेल्फ स्टडी करनी है दोपहर में भी और शाम को भी। एक टारगेट सेट कर लीजिएगा कि कब हमें सेल्फ स्टडी करनी है, कितने घंटे की करनी है, इस तरह से टारगेट सेट कर लीजिए और अपने गोल को पूरा करिए। ठीक है, और बिकॉज देखो सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो ये है, आपको समझना चाहिए कि क्लास 11 भाई टफ है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अब तो आप भाई मैच्योर हो गए हो, अब आपको एलिमिनेट होने की कोशिश करनी चाहिए। लिखा है ना, नाउ यू आर मैच्योर सो एलिमिनेट, मतलब कि आप अब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो कि भाई एजुकेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एजुकेशन को गेन करने के लिए आपको एजुकेशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। कई बच्चे सोचते हैं कि स्कूल और कोचिंग से काम हो जाएगा, सेल्फ स्टडी क्या ज़रूरत, सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को। अब देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको
अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको ही मरना पड़ेगा, आपको ही पुण्य काम करने पड़ेंगे हैं। अगर मुझे स्वर्ग जाना है तो मुझे मरना पड़ेगा और मुझे ही पुण्य के काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको 11 में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा ना, तो इसीलिए और कोचिंग और स्कूल वालों को तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और किस में पढ़ना पड़ेगा भाई? सेल्फ स्टडी के टाइम पर ही पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग में तो आप लोग खुद दूसरों से सीखते हैं, स्कूल में दूसरों से सीखते हैं, लेकिन जब अपने आपको सिखाने की बारी आती है वो होती है सेल्फ स्टडी, जिससे सभी बच्चे दूर भागते हैं। खासतौर पे कोचिंग वाले बच्चे, उनको तो सेल्फ स्टडी करने से ही मतलब लगता है कि वो लोग बुक्स भी नहीं खोलते हैं। कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उनको लगता है कि कोचिंग में जो भी पढ़ाया गया है बस उतने से अपना काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी बुक्स में चीज़ें छुपी होती हैं और जिन्हें खुद से पढ़ना पड़ता है, और ये सब चीज़ें तब आती है जब आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा लंबा बोल रहे हैं, ठीक है। सो जल्दी से वाले पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा होगा आप सभी को, ले लो, काम का ही आपके भी, ठीक है। और नेक्स्ट पेज मैं खोल रही हूँ। हाँ, सो इसको कुछ इस टाइप में रखना पड़ेगा। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि बुक्स रीड एंड अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है भाई। बुक को रीड करना और अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। मैं आपसे ये तो कहूँगी कि बुक रीड करनी चाहिए और अंडरस्टैंड करनी चाहिए, बट ऐसा क्यों ज़रूरी है? आपके दिमाग में भी आएगा कि दीदी क्यों कह रही है ऐसा। तो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग को देखो, जो कोचिंग वाले बच्चे, उन्हें तो ये लगेगा कि जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं बस उतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और या फिर स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं बस उतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो बुक्स में लिखा हुआ है वो बहुत कठिन भाषा में लिखा हुआ है, इसको क्यों पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बुक को पढ़ने से कई चीज़ें आपको इतना अच्छे से समझ में आती हैं, और जो बुक की लैंग्वेज होती है वो आपको चीज़ों को समझने में हेल्प करती है। अगर आप बुक की लैंग्वेज समझ रहे हैं तो उसका मतलब कि आपके दिमाग जो है उसका एक लेवल हाई है। तो जो बुक की लैंग्वेज है जो बच्चा समझ रहा है तो उसको सोचो, एक टीचर की लैंग्वेज, बुक भी एक टीचर ने लिखी है, और उस लिखी हुई चीज़ को अगर आप समझ रहे हैं तो सोचो कितनी अच्छी बात है। अगर नहीं समझ रहे तो समझने की कुछ कोशिश करिए, ठीक है। तो फिर बुक को पढ़िए, उसमें बहुत छोटी पॉइंट में आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, MCQs भी मिल जाते हैं उससे। और क्योंकि जो स्कूल और कोचिंग में होता है तो उससे थोड़ा कम ही, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं पूरा गेन हो पाता है, लेकिन बुक में इतना ज़्यादा इलेबरेट करके रखा होता है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ होती है, बहुत 1-2 पेज में बिल्कुल लिख कर रखा होता है। अगर आप उसे पढ़ेंगे ना तो आप लोग सच में कहेंगे कि हाँ, क्या बुक में लिखा हुआ है। मतलब जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, NCERT बुक्स होती हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले उसे पढ़िए, और हमेशा यही चीज़ फॉलो रखिए कि पहले बुक को पढ़िए, उसके बाद ही आप यूट्यूब की वीडियो देखिए, या फिर कुछ टीचर ने समझाया तो उसे ध्यान से फिर से एक बार याद करिए कि हाँ, क्या क्या टीचर ने समझाया, या फिर टीचर के जो नोट्स है फिर उनके नोट्स को पढ़िए, तो और भी ज़्यादा बुक के थ्रू और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्योंकि बुक में ना एक अलग ही लैंग्वेज होती है, एक अलग ही लेवल का जो नॉलेज है ना बुक का, वो अलग ही होता है। आपको पता है, जब एग्ज़ाम में तो भाई लिमिटेड ही आता है कि हाँ, इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा लिखो, क्योंकि अगर आप बुक से तैयारी करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी लिखने के लिए। तो फिर आपके पास कई अलग अलग वैरायटी के पॉइंट्स होंगे कि भाई ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। तो एग्ज़ाम में इतना सारा आप लिख पाओगे ना, आपके पास पॉइंट्स की कमी नहीं होगी। मैं तो हमेशा ही यही करती थी, मैं हमेशा बुक से ही पढ़ती थी, क्योंकि देखो मेरा तो वैसे भी कोचिंग तो जाना नहीं था और सेल्फ स्टडी पे ही हम निर्भर थे। तो मैं क्या करती थी, अपना बुक उठाती थी, बुक को पढ़ती थी, 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था, एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं आता था। हम क्या करते थे, 3 से 4 बार पढ़ते थे, उससे फिर जो भी समझ में आता था फिर एक कॉपी में नोट डाउन करते थे, और इससे और भी ज़्यादा मुझे समझ में आने लगता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हम जब भी एग्ज़ाम देते थे ना तो हमेशा मेरे पास बाकी बच्चों की अपेक्षा, जो बच्चे कोचिंग जाते थे उनसे ज़्यादा ही मेरे पास पॉइंट रहते थे लिखने के लिए, और हमेशा समय निकाल करके हम हमेशा लिख ही आते थे, क्योंकि जो भी हम पढ़ते थे वो हमेशा एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आते थे। क्योंकि टीचर को पता तो चलना चाहिए बाकी बच्चों से अलग मुझ में क्या है, मुझ में बाकी बच्चों से क्या मतलब कितना एक्स्ट्रा नॉलेज है। हमेशा ये चीज़ ज़रूर टीचर को
बताना चाहिए हमेशा, मतलब कॉपी को इस तरह से लिखना चाहिए कि हाँ कि जितने पॉइंट्स आपको आते हैं उतना, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जितना कुछ आता है सब कुछ उड़ेल डालो, तो वो काफ़ी ज़्यादा टीचर को पता चलता है कि हाँ कि इस स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में इतना कुछ पता था, वाओ। तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए, ठीक है। बुक को अंडरस्टैंड भी किया करिए, बुक को पहले पढ़िए फिर अंडरस्टैंड करिए, तो काफ़ी कुछ आपको नॉलेज होगा बुक से। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेक नोट्स इन योर क्लास, यानी कि आपको अपनी जो नोट्स है क्लास में बनानी चाहिए। अब देखिए क्लास 11 में आपके पास इतना सारा टाइम थोड़ी है कि पहले स्कूल में रफ नोट्स बनाए फिर उसके बाद घर में आके पेयर नोट्स बना रहे हो बढ़िया सजा सजा के, जैसे कि मैंने सजाया। ऐसा नहीं करना आपको, आप लोग बहुत सिंपल से नोट्स बनाइए। देखिए मैं क्या करती थी, स्कूल में रहती थी, मैं जब भी स्कूल में रहती थी तो स्कूल में नोट्स बनाए, उसी टाइम पे जो भी मैम लिखवा रही है लिख लिया, उसके बाद बस ब्लैक ब्लू और ब्राउन इसके से अंडरलाइन कर लिया बस। और क्योंकि वैसे भी कौन से नोट्स को दुल्हन की तरह थोड़ी सजाना, उसकी शादी थोड़ी हो रही है भाई, नोट्स को पढ़ना ही तो है ना। नोट्स का मतलब यही होता है भाई, जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से लिखाओ, व्यवस्थित ढंग से लिखाओ, और जो नोट्स की हैंडराइटिंग हो वो बहुत अच्छी हो, यानी कि दूसरा इंसान समझ ले, बस इतना ही होना चाहिए। नोट्स को ये थोड़ी होता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल लाल पीला नीले से सजा लिया, ऐसा तो करना नहीं है। तो स्कूल में बनाया करो जैसे कि आपका टाइम सेव होगा, और वो जो टाइम सेव होगा वो आप लोग सेल्फ स्टडी को दे पाएंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा, अपने नोट्स को स्कूल में ही बनाइएगा, यानी कि अपनी क्लास में ही, ठीक है। नेक्स्ट है आस्क योर डाउट। भाई डाउट तो सबको पूछने चाहिए, अपने डाउट को दफन करके मत रखा करो। अगर आप एक दिन भी आपने अपने डाउट को सोचा कि अरे यार ये बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा तो बच्चे सब हंसने लगेंगे, वो बच्चे तो एक बार हंसेंगे, लेकिन वो जो डाउट अगर आपने ना पूछा ना तो वो पूरी ज़िंदगी भर आपको खाता रहेगा। ऐसा लगेगा काश कि मैं वो डाउट पूछ लेता या पूछ लेती, तो आज मुझे इतना अंदर से, कई बार ऐसा होता है ना डाउट ना पूछो तो बिल्कुल चैन नहीं पड़ती है, तो ऐसे ही होता है कई बार। तो आपको हमेशा डाउट पूछना चाहिए भाई, एक बार डरने से, डाउट को लेकर एक बार डरने से अच्छा है, बार बार डरने से अच्छा है कि एक बार डरो है, एक बार हिम्मत दिखा दो डाउट पूछ करके, तो हमेशा आपको लगेगा हाँ जो पता है। खास बात क्या होती है, जो भी आप डाउट पूछेंगे ना वो क्वेश्चन हमेशा एक अलग से हाईलाइट होता है हमारे दिमाग में। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है ना, हमेशा एक बार डाउट की तरह उससे पूछ लो सर से पूरी क्लास के सामने, तो आपको दिमाग में हाईलाइट रहता है, क्योंकि आप लोग उसमें इतनी हिम्मत दिखाते हो कि इतने सारे 100-200 लोगों के 100-200 बच्चों के बीच में आप लोग अपने डाउट्स पूछते हैं, तो वो अलग से ही आपके दिमाग में बैठा रहता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने इतने लोगों के बीच में पूछा जाता था, है ना। तो पूछना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत डर लगता है, खासकर मेरी तरह, हम तो बहुत डरते थे, लेकिन हिम्मत करते थे और हिम्मत करके अपने सर से पूछते थे, क्योंकि पता है कोई बच्चा डरता है ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा अपने डर को दूर करने में डरता है, यानी कि अपने डर को दूर करना अच्छी बात है। अब भाई डर रहे हो आप तो ये बुरी बात थोड़ी है, लेकिन आप हमेशा डरते रहोगे, उस डर को कभी दूर करने की कोशिश नहीं करोगे, ये बुरी बात है। आप अगर डरते हो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, आपको अपने डर को दूर करना है, हमेशा कोशिश में लगे रहो कि अपने डर को कैसे दूर किया जाए। वैसे ही मैंने भी किया, मैं भी डरती थी, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने डर को कैसे दूर करूँ। मैंने अपने आप को हिम्मत दिखाई, हमने कहा संगनी आप ये कर सकती हो, और पूछो सर से, क्वेश्चन पूछो। और फिर मैंने पूछा सर से क्वेश्चन, और फिर उसके बाद मुझे आंसर मिला, और फिर उसके बाद जो खुशी मिली ना मुझे कि डाउट मैंने पूछ लिया, मेरे अंदर का जो डर था वो निकल गया, इतनी ज़्यादा खुशी मिली मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। तो इसी तरह से आपको भी खुशी मिलेगी, आपको जब भी आप अपने डाउट पूछेंगे और आपको उस डाउट का जो आंसर मिलेगा, फिर आपको बहुत खुशी होगी कि आपने इतने बच्चों के बीच में आपने अपना डाउट पूछा। भले आपका वो डाउट बहुत छोटा सा हो, भले क्या पता आपका सिली क्वेश्चन हो, वैसे भी स्टूडेंट्स तो सिली क्वेश्चन करेंगे ही, क्योंकि वो तो अभी सीखने की उम्र ही उनकी है। तो वैसे भी बच्चे सीखने की उम्र में इसी तरह के क्वेश्चन पूछते ही हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप लोग खुल का क्वेश्चन पूछो, ठीक है। सो मैं ये भी बता दूँ, ये कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आप लोग को पहले रुको मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा,
दिख रहा है ना बच्चा पार्टी? हाँ, देखो मैं ये बताने जा रही हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितना मतलब किसे मतलब लर्निंग की ज़रूरत है या फिर किसे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ठीक है, जो फिज़िक्स होती है तो फिज़िक्स में थोड़ा सा नहीं यानी कि अंडरस्टैंड ही करने की ज़रूरत होती है। भाई देखो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को भी आपको अंडरस्टैंड करना है। जो फॉर्मूले हैं उन्हें आप अगर समझ लेंगे तो हमेशा याद रहेंगे। लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको क्या पता है 1 साल याद रहे, 2 साल याद रहे, लेकिन आपको पूरी लाइफ नहीं याद होगा। तो वैसे भी आपको नॉलेज तो पूरी लाइफ के लिए चाहिए ना, 1-2 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए तो चाहिए नहीं। तो आप लोग हर फॉर्मूले को, हर न्यूमेरिकल को हमेशा समझ के पढ़िएगा। ठीक है, और जो भी डेफिनेशंस होती हैं उन्हें रिलेट करके पढ़िएगा। क्योंकि आप लोग पता क्या करते हो, रिलेट करते नहीं हो, बस हमेशा याद कर लेते हो कि विद्युत क्षेत्र वह है, विद्युत क्षेत्र वह है। इस तरह से नहीं करना है, आपको हमेशा रिलेट करना है और अपनी डेफिनेशन खुद तैयार करनी है हमेशा। मैं आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, जो क्लास 9th की बायो की है या फिर क्लास 10th की बायो की है, मैंने पढ़ा रखा है। तो मैंने हमेशा डेफिनेशंस को, हाँ क्लास 10th की फिज़िक्स में आप लोग देखिएगा, मैंने जितनी भी वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र, उन सारी डेफिनेशन को याद नहीं करवाया। मैंने उन डेफिनेशन को मतलब कैसे समझा जाता है ये चीज़ सिखाया है, समझना सिखाया है। और उस डेफिनेशन को अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप लोग मतलब बिना याद किए आप अपना ऐसे ही लिख सकेंगे। आप अपनी डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। मेरी वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप लोग अगर क्लास 10th के हैं तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको ये जो वक्रता, त्रिज्या क्या होती है, वक्रता, केंद्र क्या होता है, इन सारी ये जो टॉपिक है ना, आपको इन सब की डेफिनेशन याद ही नहीं करनी पड़ेगी। उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से, बहुत डीप में सिखाया मैंने, आप लोग देखिएगा और बहुत ही सुंदर वीडियो है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो थोड़ा बहुत तो रट्टा होता है, लेकिन उस रट्टा को भी आप लोग अच्छे से समझिएगा कि भाई अब क्या, जैसे इंद्रधनुष होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि उसको थोड़ी बहुत तो चीज़ें याद करनी पड़ती है। लेकिन कुछ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक होता है उसे तो समझना ही पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल में थोड़ा बहुत याद करना पड़ जाए, लेकिन बाकी चीज़ें तो हमेशा उसमें भी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि मतलब 50-50 इस तरह से कि कुछ 50% अंडरस्टैंड करना पड़ता है, 50% थोड़ा सा लर्निंग करनी पड़ती है इस टाइप में। और मैथ तो हमेशा ही अंडरस्टैंडिंग वाली होती है, कभी भी मत याद करिएगा। इसके जो सम्स होते हैं, जो सवाल होते हैं, इसे लर्न मत करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ना वो लर्न करने लगते हैं सवाल को। भाई आप लोग एक सवाल याद करोगे, 2 याद करोगे, हमेशा तो सारे तो याद नहीं करोगे। तो इसलिए हमेशा याद मत करिएगा। मैं तो बिल्कुल मना कर रही हूँ, मैथ के कोई भी या तो फॉर्मूले हैं या फिर ये जो आपके सम्स हैं, बिल्कुल भी मत याद करिएगा। जो भी चीज़ें मैथ पूरी अंडरस्टैंडिंग है उसे आप समझिए और बार बार समझिए। आपको एक बार समझने में नहीं याद हो रहा है तो फिर बार बार समझिए। आपके दिमाग में तब तक समझिए जब तक आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक स्टोर ना हो जाए। और इसको समझने के लिए क्या करिए, जैसे कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है, बार बार मतलब कि एक बार समझ लिया, लेकिन फिर 2 दिन बाद फिर से आप लोग भूल जाते हो उस सवाल को कैसे करना है। आप अपनी जहाँ पर भी आप सोते हो या फिर जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका टाइम कहाँ पे बीतता है, जैसे कि आपका स्टडी टेबल के पास बीतता होगा, तो फिर आप अपनी स्टडी टेबल के पास वाला जो क्वेश्चन है उसको पेस्ट कर लीजिएगा और उसका सॉल्यूशन भी वहीं। तो बार बार जब आते जाते आप उस सॉल्यूशन को देखेंगे ना, तो आपके माइंड में हफ्ते भर के अंदर आप उस जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। मैं तो हमेशा यही करती थी, आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बायो भी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। बायो भी आप लोग लर्निंग है भाई, बायो तो लर्निंग ही है पूरी। तो आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको अच्छे से याद करना है, उसे लिखा कैसे जाता है, डायग्राम प्रैक्टिस कैसे करी जाती है, ये सब करना पड़ेगा। अकाउंट भी आपको लर्निंग और थोड़ा बहुत समझने लायक है। बिजनेस भी इसी तरह की है। और इको में भी बहुत सारी सम्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना, केस स्टडीज़ होती हैं, इन सबको आपको समझना ही पड़ेगा। और अरे मैंने दी नहीं है ना, इस तरह की चीज़ों को आपको उसमें देखना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या आता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी। ये सब तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको इसमें लर्न ही करना है।
और इसको हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई इसमें जो स्टोरीज़ हैं इसे थोड़ा सा आप लोग यूट्यूब की वीडियो से थोड़ा सा समझ सकते हैं। इससे भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि आप लोग को किसी भी चैप्टर जो आपका उसमें यूट्यूब में काफ़ी अच्छे से स्टोरी टाइप में भी बना देते हैं हिस्ट्री में। तो मैं तो काफ़ी जब क्लास 10 में पढ़ती थी तो मैंने जो हिस्ट्री में मैंने यूट्यूब से थोड़ी बहुत वीडियोस देखी तो उससे काफ़ी कुछ मुझे अच्छे से तैयार हो गया था। इसलिए मैं भी आपसे कहूँगी कि हमेशा जैसे कोई टॉपिक नहीं आता है तो भी आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लो, और बहुत ही अच्छी इतने सारे यूट्यूब पे टीचर हैं ना तो आपको कोई ना कोई टीचर तो पसंद ही आ जाएगा और उनसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया यूट्यूब एक कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब कि इसमें सब कुछ मिल जाता है, एजुकेशन भी मिल जाती है और कुछ भी कोई स्किल डेवलप सीखना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी हो, सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है। कितना मतलब बस हाँ अपनी तरफ से इंटरनेट जरूर खर्च करना पड़ता है लेकिन बाकी सारी चीज़ें सब कुछ नो फीस, नो मतलब आने जाने का खर्चा ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी पता है क्लास 9 से मैं यूट्यूब का यूज कर रही हूँ अपना पढ़ने के लिए, और तब से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजमेंट देखे। काफ़ी कुछ स्टडी में बदलाव आया, काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन में आया, काफ़ी कुछ चीज़ें आई, काफ़ी चीज़ें मेरे अंदर परिवर्तित हुई। आप लोग भी यूज़ करें, जिस तरह से आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो इन सबको थोड़ा दूर रखो, थोड़ा यूट्यूब का यूज़ करो स्टडी के लिए और अपने अच्छे कामों के लिए। कुछ नया सीखना है, सीखने के लिए आप लोग यूट्यूब का यूज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं केवल रील्स के लिए ना करो, शॉर्ट्स के लिए मत करो, है ना। तो शॉर्ट्स वगैरह तो दिखा ही मत करो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखती और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी मत देखो। आप लोग वैसे भी आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो आप लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम के रील्स और शॉर्ट्स पे ऐसा थोड़ी आप लोग मत देखा करो, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है मोर रिवीजन यू डू लेजर द टाइम इट टेक, यानी कि देखो बहुत सारा जब आप लोग जैसे कि एक आपको एग्जांपल देती हूँ उससे आपको इस चीज़ को समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास कोई टॉपिक है या फिर कोई डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को आपको 2 आवर में समझ में आता है, ठीक है, जितने 3 आवर में आपको समझ में आया, ठीक। फिर उसके बाद आपने उस टॉपिक कॉन्सेप्ट या डेरिवेशन को आपने फिर उसके बाद उसका रिवीजन किया तो फिर 2 आवर में उसका रिवीजन हो गया। फर्स्ट रिवीजन आपका 2 आवर में हुआ, फिर सेकंड रिवीजन आपका 1 आवर में हुआ, ठीक है। फिर उसको जब ऐसे ही रिवीजन करते गए फिर जब आपका थर्ड रिवीजन हुआ वो 20 मिनट में हुआ। तो इससे आपको क्या समझ में आया, जैसे जैसे आप लोग रिवीजन करते रहते हो, रिवीजन्स की जो नंबर ऑफ़ रिवीजन्स हैं वो इंक्रीज़ करते हो, वैसे ही आपको जो नंबर ऑफ़ टाइम है वो आपका लेस होता जाता है, यानी कि डिक्रीज़ होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप लोग रिवीजन करते रहते हो, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना कम समय लगेगा आपको। समय पे आप लोग रिवीजन करिए, समय से समय। एक रिवीजन के बाद जब दूसरा रिवीजन आप लोग करते हैं, जैसे फर्स्ट रिवीजन किया उसके बाद सेकंड रिवीजन जब आपको करना है तो 2 डेज़ के बाद आप लोग रिवीजन करिएगा। फिर उसके बाद जब आपका 2 डेज़ के बाद फिर थर्ड रिवीजन जब आपको करना है वो आप लोग 3 डेज़ ऐसे आप लोग गैप कर सकते हैं अपने रिवीजन का, और इसी तरह से आप लोग को जो रिवीजन है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और आप लोग इसी तरह से यही चीज़ फॉलो करिएगा कि जब आप लोग पहली बार रिवीजन करेंगे थोड़ा जितना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो हमेशा पहली बार में जितना टाइम लगता है हमेशा दूसरी बार में उससे कम समय लगता है। तो इसी तरह से आप लोग टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको जो भी टाइम बचेगा वो आप लोग सेल्फ स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका कि अगर आपको पढ़ाई से प्यार करना है, सही बात है कि भाई अगर आपको पढ़ाई से प्यार करना है तो आपको पेपर पर लिखना आना चाहिए। अगर आप लोग पेपर पर लिखना ही नहीं सीखेंगे तो फिर आपको क्या फ़ायदा। आप लोग चाहे जितने भी कॉन्सेप्ट समझ लो, जितने भी आपको डेरिवेशन समझ लो, अगर आप लोग पेपर पर राइट करना नहीं सीखेंगे, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 12th का एग्ज़ाम हो या फिर क्लास 10th का, इन दोनों में ही आपको पेपर पे राइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों में क्या, क्लास 9 और 11 का भी तो ज़रूरी है। अब स्कूल का एग्ज़ाम भी होता है तो फिर उसमें भी तो राइट करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। एग्ज़ाम में अगर आप लोग पेपर पर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन ना रखो, अगर प्रेजेंटेशन गंदा है तो टीचर को मन नहीं करता कि आप लोग की कॉपी चेक करें। तो
क्या करना है आपको, हमेशा अपना प्रेजेंटेशन अभी से ही सुधारना है। अगर आप अभी से नहीं सुधारेंगे ना तो आगे चल के आपका कभी नहीं सुधर सकता। तो यही जो आपकी जो लर्निंग एज है इसमें ही आप लोग सुधारिए, आप लोग अभी सुधारिए आप लोग। और अपनी ये जो प्रेजेंटेशन है इसे सही करिए, अपनी जो राइटिंग है उसे सही करिए। मतलब ऐसा लिखना है कि ऐसा कि कोई भी व्यक्ति आपकी राइटिंग पढ़ सके। भाई अच्छी राइटिंग का मतलब यही तो होता है कि आपके जो भी लिखे हुए शब्द हैं वो कोई भी इंसान पढ़ ले, और इतने साफ लिखा हो कि कोई भी पढ़ ले। बस ये नहीं कहा कि आप बहुत ही सुंदर बिल्कुल, हाँ, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे लिखने की प्रैक्टिस करें। हमेशा बुक से अपनी कंपेयर करें। अगर आप देखो बुक को हर बच्चा पढ़ लेता है ना, फिर कोई भी बच्चा हो हर बच्चा पढ़ लेता है। अगर आप लोग बुक की तरह लिखना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपकी राइटिंग भी कोई भी पढ़ लेगा। तो आप लोग हिंदी का लिखना है तो हिंदी की बुक से आप लोग कंपेयर करिए, अगर आपको इंग्लिश का लिखना है तो फिर इंग्लिश की बुक से कंपेयर करिए। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, अपना प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि डिस्ट्रैक्शन। सो ये तो बहुत ज़्यादा होता है, सभी स्टूडेंट्स को होता है और इस एज में तो सभी को होता है। सो डिस्ट्रैक्शन आपको किसी चीज़ से भी हो सकता है, जैसे कि मोबाइल या फिर फ्रेंड्स। मोबाइल से तो सबसे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम से होता है। तो सबसे पहले तो आप उस इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, मतलब कि अनइंस्टॉल कर दो। और क्योंकि हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। कोई भी चीज़, अगर आपके मोबाइल में कोई और भी ऐप है ना तो उसे भी अनइंस्टॉल कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे ऐप को अपने पास रखने में, या फिर ऐसे गेम को। और गेम तो बिल्कुल भी मत रखो। वैसे भी अभी क्लास 11 चल रहा है, आपको तो अभी आगे और भी पढ़ाई करनी है, तो गेम की क्या ज़रूरत है। ऐसा काम करो कि भाई आप गेम बनाने वाले बनो, गेम खेलने वाले क्यों बनो हैं। तो अपना इतना इंटरेस्ट है गेम में तो फिर गेम बनाने वाले बनो ना। गेम खेलने में क्या है गेम मतलब, या फिर खेलना ही है तो फिर आफ्टर एग्ज़ाम खेलिए हैं। अगर आप लोग क्लास 11 के अभी शुरुआत में गेम वेम खेल लेंगे या फिर इंस्टा चलाएंगे तो फिर आपकी स्टडी का कितना ज़्यादा लॉस होगा। इससे अच्छा है कि आप लोग अपने ये जो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें इन सबसे दूर रहिए। और जैसे कि फ्रेंड्स हैं, अब फ्रेंड्स का भी यही एग्जाम्पल है कि भाई अगर आज से 2 दिन बाद अगर आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो 2 दिन पहले आपसे कह रहा है कि चलो भाई मूवी देखने चलना है, तो फिर आपके मुंह से तो निकलेगा हमेशा यस, क्योंकि फ्रेंड को कौन ना कहता है। तो सबसे बढ़िया आप ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहिए, क्योंकि थोड़ा सा एग्ज़ाम से पहले से थोड़ा सा दूर रहिए। हमेशा कोशिश करिए कि ऐसे फ्रेंड्स इस तरह का सजेशन ही आपसे ना दे पाए, पहले ही आप लोग उन्हें मना कर रखें। हमेशा ऐसे लोग को ना ही कहिए, क्योंकि भाई एजुकेशन आपके लिए फ्रेंड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी भर आपके काम नहीं आएंगे। एजुकेशन आपकी जो भी अभी आप पढ़ रहे हैं वो आपकी 80-90 इन्हीं सालों में, आने वाली जो 80-90 साल हैं इसी में आपके काम आएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो भाई इस समय जो संगिनी है आपकी एजुकेशन है, तो अपनी एजुकेशन ही आपकी संगिनी है इस समय, साथ देने वाली है जीवन भर। तो इसलिए आप अपने एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। कोई भी आपसे पूछे भाई मूवी देखने चलना है या फिर यहाँ घूमने चलना है, तो ऐसा मत करिएगा कि उसे यस कह दीजिएगा। हमेशा नो कहो, क्योंकि वैसे भी भाई नो कहना सीखो। अगर आप नो कहना नहीं सीखोगे, अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। अपने फ्रेंड्स को मना कर दो कि भाई नहीं अभी मुझे पढ़ना है, भाई 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी चाहिए भाई। और ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहो कि जो आपको एग्ज़ाम में अपना जो फोकस करने में दूर रखते हैं, तो ऐसा मत करिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या ना तो खुद पढ़ेंगे और ना तो आपको पढ़ने देंगे, तो फिर ऐसा मत करिएगा। ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहो, क्योंकि आपको तो भाई पढ़ना है। आपको अपने जो क्लास 11 है उसमें हाईएस्ट मार्क स्कोर करने हैं ना। अगर जिसको करने हैं तो सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हाईएस्ट मार्क स्कोर करने हैं, या फिर आपका कितना गोल है, 90%, 99%, 98%, 97, 96, कितना भी व्हाटएवर आपका जो भी गोल है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपना ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसे बैलेंस करिए। ऐसा भी मैंने नहीं कहा कि आप लोग बिल्कुल भी मूवी मत देखिए, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि भाई एजुकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आपको एग्ज़ाम में फोकस करना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स से कह दो कि आफ्टर एग्ज़ाम मैं आपके साथ ज़रूर मूवी देखूँगा या फिर देखूँगी, ठीक है। तो फिर आपको ऐसा करना है, हमेशा जो एग्ज़ाम है आपकी स्टडी उसे पहले इम्पोर्टेंस दीजिए, फिर उसके बाद आप अपने
फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंट दीजिए, या फिर उसके साथ मूवी देखिए, या फिर आप अपना ऐसे ही कर सकते हैं कि भाई 6 दिन मैं मन लगा के पढ़ूँगा, उसके बाद संडे को मैं थोड़ा सा मस्ती कर लूँगा या फिर कर लूँगी। संडे को आप लोग मूवी देख लीजिए, या फिर कहीं घूमना है घूमने चले जाइए, या फिर किसी फ्रेंड से बात करनी है उससे बात कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी फ्रेंड से बात करने लगे और 2 से 3 घंटा गुजार दिए, पता ही नहीं चला। इस टाइप का कुछ भी मत करिएगा, और क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा फोकस पड़ता है इन सब चीज़ों से। अपनी चीज़ों को सुधारिए, अभी टाइम है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लोग अगर अभी से आप लोग ये सब चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे तो आगे चल के भी आपकी यही सब हैबिट बनी रहेगी, आपसे दूर नहीं हो पाएगी ये सब चीज़ें। तो अपने आप से ये सब चीज़ें दूर करिए, इंस्टाग्राम को दूर करिए, अपने आप से स्नैप को दूर करिए। स्नैपचैट भी आप लोग बहुत ज़्यादा चलाते हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि पता है इस समय का ये सब आपके लिए दुश्मन है। सो अपने दुश्मनों से दूर रहिए। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फिर वॉटेवर आपके पास जो भी चीज़ें हैं आपके इंटरटेनमेंट के लिए, आपकी डिस्ट्रैक्शन के लिए, इन सब से दूर रहिए। बिकॉज ये सब चीज़ें आपकी एनिमीज हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप बैलेंस रखिए, एंड आप बाकी कुछ भी नहीं है मेरे पास आपके लिए आज। सो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तो बनाई है। और साथ ही साथ मेरे चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने भाई बहनों के साथ। ये सारी चीज़ें जो बच्चे करते हैं, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे खूब लगे रहते हैं या फिर फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उन बच्चों को भी मेरी वाली वीडियो भेजिएगा, क्योंकि उन बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। भाई इस समय आपको गाइडेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यही एज है। अगर आप लोग सुधर गए तो सुधर गए, या फिर बिगड़ गए तो बिगड़ गए। भाई इस समय अगर आपने क्लास 11 में ध्यान दिया ना, तो क्लास 12 में जो फ़ायदा होगा ना, वो आपके अलावा कोई और नहीं जानता है। क्लास 11 का 50% सिलेबस क्लास 12 से ही, मतलब क्लास 12 का जो सिलेबस है ना, वो क्लास 11 की चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। इतना रिलेट करता है कि जब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि काश मैं क्लास 11 में ये सारी चीज़ें पढ़ लेती या फिर पढ़ लेता। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा मेहरबानी करिएगा, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। अपने सारे भाई बहनों, दोस्तों और जो भी कज़न्स वगैरह हैं, इन सब के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए। उनको भी भाई जागरूक करो कि भाई मोबाइल कम चलाइए, और किस तरह से अपनी जो स्टडी, स्कूल और सेल्फ स्टडी के बीच में जो आप लोग फंसे हो ना, इन सबको कैसे, इस सब चीज़ों को फ्री रहना है आप लोगों को इन सब चीज़ों से, कि किस तरह से कोचिंग भी लगवानी है तो कैसे लगवानी है, मतलब कितने सब्जेक्ट की लगवानी है, इस तरह से आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो फिर अपने दोस्तों पर भी थोड़ी बहुत मेहरबानी कर दीजिए, मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर करिए, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई भी चीज़, या फिर कोई स्टडी से रिलेटेड, या फिर किसी और भी चीज़ पर आपको मेरी वीडियो चाहिए, तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और मेरे चैनल के साथ तो जुड़ना तो है ही आपको, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए बाय बाय। हाँ, एक बात कहना चाहूँगी आपसे, मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो जुट जाओ सब बच्चे, और कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, ऐसे मार्क्स लाने की कोशिश करो कि सारे बच्चे, आपके जो जूनियर बैठे हैं ना आपके पीछे, तो वो सारे बच्चे आपकी तरह मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। आपको देखकर मतलब इंस्पायर हो जाए कि हाँ, ये दीदी, ये भैया की तरह मुझे भी मार्क्स लाने, इस दीदी या भैया की तरह मुझे भी ऐसे काम करने हैं, ठीक है। तो फिर आपको इसी तरह के काम करने हैं, ऐसे अपनी स्टडी को अच्छे से मैनेज करना है, अपनी स्टडी करनी है, कि कोई भी बच्चा ये ना कह पाए कि मुझे दीदी और भैया की तरह नहीं करना है। ऐसा कहें कि सारे बच्चे आपकी तरह मार्क्स लाने की कोशिश करें, सब कोई आपका एग्जाम्पल दें आप लोग। इसलिए मतलब कितना अच्छा लगेगा ना, कितना उस समय क्या फील आएगा कि सब बच्चे आपकी तरह हैं। आपको जो आप लोगों ने जो रूट फॉलो किया वो बच्चे फॉलो करें, या फिर आपसे पूछे कि दीदी भैया आप लोगों ने कैसे अपनी क्लास 11 में पढ़ाई की। इस तरह की जब ये सब तभी हो पाएगा जब आप खुद क्लास 11 में पढ़ेंगे, और आप खुद पढ़ेंगे तो फिर खुद अच्छे मार्क्स लाएंगे, और खुद अच्छे मार्क्स लाएंगे तो तभी तो भाई आपके जो जूनियर्स हैं वो आपसे कुछ सीख पाएंगे, हैं। तो कुछ ऐसे ही कुछ पढ़ाई करिए, मन लगाइए अपनी पढ़ाई में, और कुछ अपने डिस्ट्रैक्शन को बैलेंस रखिए, ठीक है। ये नहीं करिए कि बिल्कुल अपनी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। भाई थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्शन रहता ही है, ऐसा होता ही है भाई। अभी एग्ज़ाम टाइम तो आया नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से सीरियस थोड़ी हो पाओगे आप लोग,
पता है थोड़ा बहुत तो रह ही गई। धीरे धीरे अपने आप को सेटल डाउन करो, ठीक है, और पढ़ाई में मन लगाओ, मोटिवेट हमेशा रहो और कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल भी मत खोना। ये सोचो कि अरे 1 महीना बीत चुका, 2 महीना बीत चुका, अभी हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अभी तो महीनों की शुरुआत है। अब मेरे साथ अभी 1-2 वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी, आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। मैं आपको हमेशा गाइडेंस दूंगी, आपको हमेशा अगर स्टडी रिलेटेड मेरे चैनल पर आप लोगों को हमेशा वीडियो अच्छी मिलेगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें और नए बच्चों को भी हमारे चैनल से जोड़ें, हमारी वीडियो को शेयर करें और बहुत सारे बच्चों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों को मेरी वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय। बहुत ज़्यादा बक मैं करती हूँ, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बोलती हूँ।